परभनी शहर का मशहूर ब्यूटी पार्लर सना ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ फेशियल, आईब्रो, वैक्सीन, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कटिंग, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटिंग, कैरेंटीन, हेयर स्मूथिंग, हेयर स्पा, बॉडी स्पा, कान टोचना, मेकअप, दुल्हन मेकअप सभी किए जाते हैं और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ कम दाम में। एक बार जरूर आए और सेवा का मौका दे। सना ब्यूटी पार्लर, खान साहब के बिल्डिंग के पास, आइजॉन मॉल के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। मोबाइल नंबर 97302008। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। 27 अप्रैल 2025 को परभनी शहर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से इजलास आम मुनक्किद किया गया था। उससे पहले ही 27 अप्रैल 2025 को परभनी शहर के बसमत रोड स्थित बी रघुनाथ सभागृह यहां पर पत्रकार परिषद आयोजित की गई थी, जिसमें खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उसी के साथ में हजरत मौलाना उबैद रहमान खान आजमी साहब, हजरत मौलाना फजल रहमान मुजाहिदी साहब, मौलाना असगर अली इमाम मेहदी साहब, जनाब सैयद सादत अल्लाह हुसैनी साहब, हजरत मौलाना मोहम्मद उमरैन महफूज रहमानी साहब, उसी के साथ में डॉक्टर यासीन उस्मान बदायूनी साहब, उसी के साथ में डॉक्टर कासिम रसूल इलियास साहब, मौलाना महमूद दामद बरकातहम दरियाबादी साहब मुंबई, मौलाना मजहरुद्दीन साहब खासमी, इनकी मौजूदगी थी। और प्रेस में जिस तरह से इन तमाम लोगों ने, मौलाना निजामुद्दीन फखरुद्दीन साहब, इनके भी यहाँ पर मौजूदगी थी और इन लोगों ने जिस तरह से तफसील से बात कही है, ये प्रेस हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर इन तमाम हजरात ने खुलासा किया है। आपको जो प्रोटेक्शन हासिल था आपकी जमीनों को के लैंड से, क्या नाम है, लिमिटेशन एक्ट से उसको एग्जेम्पशन हासिल था और वक्त बाय यूजर का प्रोविजन हासिल था, ये सारे प्रोविजंस खत्म करने की कोशिश की जा रही है, खत्म किया गया है। कलेक्टर को अथॉरिटी दी गई है, पहले वक्त का स्पेशल ऑफिसर हुआ करता था, उसके बजाय कलेक्टर को अथॉरिटी दी गई है कि वो डिस्प्यूट्स का फैसला करे, तय करे कि कौन सी लैंड वक्त की है, कौन सी नहीं। तो अक्सर जो जमीनें हैं वो गवर्नमेंट कब्जा किए हुए हैं, तो गवर्नमेंट कब्जा की हुई जमीनों का फैसला कलेक्टर को देना, इसका मतलब ये है कि फैसला करने वाला भी हुई है और कब्जा करने वाला भी हुई है, खुद अपने मामले को खुद सुनना। जाहिर है कि ये न्याय के जस्टिस के सारे उसूलों के खिलाफ। तो ये कुछ बड़े बड़े मुद्दे हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं और वो बार बार आपके सामने आ रही है। तो इसकी वजह से बुनियादी बात यह है कि हम इसको असंवैधानिक और मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन समझते हैं। तो कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं और हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि कोर्ट हमें इंसाफ देगा और इस जालिमाना कानून को खत्म करेगा। तो इसलिए हम तो ये उम्मीद रखते हैं कि कोर्ट इस मसले को हल कर देगा। अगर ये मसला खुदा न खास्ता हल नहीं हुआ तो उस वक्त हम इसके बारे में सोचेंगे, अपनी हिकमत अमली बनाएंगे और आप लोगों को विरोध करने की जो सिस्टम होती है, जो पद्धति होती है, दो टाइप की होती है। एक आप कोर्ट में लड़ रहे हैं, दूसरा जो है तो ग्राउंड लेवल पे लड़ना है। आज परभनी में एक अधिवेशन आप ले रहे हैं, कल से परभनी की भूमिका क्या है? आज अधिवेशन हो जाएगा, कल से क्या है परभनी? कल से यह है परभनी में कि ये लोगों में एक जागरूकता पैदा हुई है और आप बार बार इसके लिए एहतजाज करेंगे, लोगों के सामने इस मसले को पेश करेंगे। हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं, यहाँ आवाम की आवाज़ की बड़ी कीमत होती है। तो कोई भी मसला हो 24 घंटा में तो नहीं इसकी कोशिश होती है, लेकिन ये जागरूकता हम लोग पैदा कर रहे हैं। आवाम जब इसको समझ जाएंगे तो बिल्कुल इस मसले को लेकर उठेंगे, उसको हल करेंगे और उसका असर भी पड़ेगा इंशाअल्लाह। हम दोनों पहलुओं से कोशिश कर रहे हैं, लीगल पहलू से भी और अवामी जद्दोजहद से भी। तो दोनों रास्ते हमने अख्तियार किए। मसला था वो एक 13 जुलाई तक चलेगा पूरे देश में। इसमें कई बड़े बड़े शहरों में प्रोग्राम है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रोग्राम है, धरने हैं, रैलीज है, प्रोटेस्ट है, लोगों को एजुकेट करने के लिए राउंड टेबल मीटिंग्स है, प्रस्ताव प्रस्तुत है, मेमोरेंडम का देना है। और साथ साथ हमने 30 मार्च को
बत्ती गुल यानी लाइट 15 मिनट के लिए हम रात में 9 बजे से 15 मिनट के लिए लाइट बंद करेंगे। एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है, लेकिन उसका एक मैसेज जाएगा। फिर इसके साथ साथ हम मेमोरेंडम देंगे कलेक्टर के जरिए से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। तो ये प्रोग्राम 13 जुलाई तक पूरे देश में चल रहा है। यहाँ आज प्रोग्राम है, इसके बाद जो है जमशेदपुर में प्रोग्राम है, उसके बाद बेंगलोर में प्रोग्राम है, उसके बाद कलकत्ता में प्रोग्राम है। तो ये प्रोग्राम जितने बड़े बड़े शहर है सब जगह हो रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस पे हो रहे हैं। ह्यूमन चेंज हम लोग बना रहे हैं इस तरीके से। और इसके बाद फिर हम लास्ट में कंक्लूडिंग प्रोग्राम 13 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान के अंदर होगा। उसके बाद नेक्स्ट फेज को हम सोच सकते हैं। ये सब करने के साथ साथ हमारी ये कोशिश है कि लोगों को एजुकेट किया जाए। नंबर 1, जो मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर रही है गवर्नमेंट, उसको ठीक किया जाए। और जितने समुदाय हैं, जितने हमारे धार्मिक समुदाय हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उन सबको एजुकेट करके उनको साथ किया जाए। ये लड़ाई सिर्फ मुसलमानों की लड़ाई नहीं है, जैसे हमने बात कही है बार-बार कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर इस लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि ये बेसिकली एक संवैधानिक अधिकारों का हनन है, इसके खिलाफ सबको खड़ा होना। सरकार की नीयत देखते हुए आपको ये नहीं लगता कि सेकंड फेज की तैयारी भी की जानी चाहिए? सेकंड फेज के लिए हम बता रहे हैं आप लोग को, पहला फेज कंप्लीट होने के बाद फिर हम इसका विश्लेषण करेंगे, इसकी समीक्षा करेंगे, उसके बाद अगला फेज शुरू करेंगे। देखते हैं कि किसानों ने जो 3 बिल थे उसको वापस करवाने के लिए किस हद तक कुर्बानियाँ दी, कितनी बड़ी मूवमेंट उन्होंने चलाया किसानों ने अपने मुतालबात मनवाने के लिए, 3 जो उनके कानून आए तो रिजेक्ट करवाने के लिए। तो क्या हम लोग उस लेवल पर स्ट्रगल करने के लिए तैयार है, या उस हद तक बेदारी हम समाज पर ला सकेंगे, या ये जो देखते हैं मुस्लिम कम्युनिटी इस मामले में किस हद तक आगे बढ़ती है? पहले फेज में मसला हल हो जाएगा, ये 2 तरह की कोशिशें हो रही है। एक बोर्ड के जरिए से वो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें एक मसला बोर्ड भी शामिल है और जितनी संस्थाएं मुसलमानों को वो भी शामिल है, और भी लोग आए हैं उसके। इसके साथ साथ दूसरा तरीका ये है पब्लिक अवेयरनेस का, पब्लिक प्रेशर करने का, एक नया नैरेटिव खड़ा करने का। तो हमारे देश के अंदर आपने देखा होगा कि बड़े बड़े काम, बड़े बड़े फैसले जो है वो पब्लिक के जरिए से बनवाए गए हैं। हमारा पूरी संविधान की जो हमारे देश की आज़ादी की पूरी तारीख जो है वो आंदोलन की तारीख है, सत्याग्रह की तारीख है। तो वही तरीका डेमोक्रेसी के अंदर सबसे आजूदा तरीका है, और तो वो उसी तरीके को हम लोग इख्तियार। तो आपने कहा कि क्या मुसलमान अपनी कुर्बानी दे सकते हैं? हम इसको सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं समझते, हम इस देश के तमाम इंसाफ पसंद शहरियों का, सेकुलर शहरियों का और मुल्क के आईन और संविधान पर यकीन रखने वाले शहरियों का मसला समझते हैं। और हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और लड़ रहे हैं। और जहाँ तक कुर्बानी की बात है, जो मौका आएगा वो अमन के साथ, मुल्क के अमन को नुकसान पहुँचाए बगैर अर्जेंट है इस कुर्बानी की जरूरत पड़ेगी। हम लोग उसके लिए तैयार हैं, वक्त की और जरूरत के लिहाज से उसका फैसला। 3 तलाक के तहरीक में जो देरी हुई या जो भी हमको कामयाबी नहीं मिली, उसका कुछ तजुर्बा इसमें इस्तेमाल होगा क्या? देखिए, असल में 3 तलाक का जो मसला है उसमें तो हुकूमत ने डिक्टेटरशिप का मुजाहरा किया, यानी अवाम की राय लिए बगैर अपने तौर पर फैसला किया, जो एक जमहूरी मुल्क में नहीं होना चाहिए। लेकिन उसका असर क्या हुआ आप देखिए, मुसलमानों ने अपने समाज में उस कानून को कबूल नहीं किया। अभी हमारे मुल्क में ये सूरत है कि अगर कोई अपनी बीवी को 3 तलाक दे दे, 3 तलाक देना गलत है, इस्लाम इसको पसंद नहीं करता है। लेकिन अगर किसी ने दे दिया तो तलाक पड़ जाती है। तो मुसलमानों ने खुद उसको कबूल नहीं किया। कोर्ट अगर कह दीजिए कि ये तलाक नहीं पड़ेगी, तो उस लड़की से कोई दूसरा निकाह करने पर तैयार नहीं होता। तो ये अवामी दबाव का असर होता है। इसीलिए आप देखेंगे तुर्की में कानून बना दिया गवर्नमेंट ने, लेकिन जमीन पर वो नाफिज नहीं हुआ। मेरा एक सवाल है, अभी प्राइम मिनिस्टर ये यूसीसी के लिए तो मुस्लिम मसलों बोर्ड का क़याम होना है, उसके मुखालिफ 1972 में जब बिल लाया गया
एडॉप्शन बिल और उसको तमाम लोगों पर नाफिज करने की कोशिश की गई। हालांकि इस्लाम में माँ बाप और औलाद का रिश्ता एक नेचुरल रिश्ता है, जबान के बोल से रिश्ता कायम नहीं होता है, तो मुखालफत की गई उसकी। उसी के लिए मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का क़याम होने लगा है, तो हम बिल्कुल उसकी मुखालफत करेंगे, पूरी कुव्वत के साथ करेंगे। पहले भी हमने मुखालफत की है और यूसीसी गवर्नमेंट इससे पहले भी लाने को बिल्कुल तैयार खड़ी थी, और फिर उसने अपने प्रोग्राम को थोड़ा सा मौखर कर दिया। और हम इसमें अपने दूसरे गैर मुस्लिम भाइयों से भी मत लें कि ये ट्राइब्स का भी मसला है, ये हमारे सिख भाइयों का भी मसला है, जैन भाइयों का भी मसला है, क्रिश्चियन भाइयों का भी मसला है। और अगर यूसीसी लाएंगे तो हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ भी जो उनके पास तरीके हैं वो भी उससे मुतासिर होंगे। तो जब फंडामेंटल राइट्स दफा 25 में ये बात कह दी गई है कि हर शहरी को अपने मजहब के मुताबिक अकीदा रखने की, प्रैक्टिस करने की और उसकी दावत देने की, उसकी तरबियत करने की आज़ादी है, तो उसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ और हर मजहब के मानने वालों का पर्सनल लॉ शामिल है। तो उसको ख़त्म करके यूसीसी लाना ये बिल्कुल दस्तूर मुखालिफ चीज़ है और मुल्क को इससे एक कौड़ी का फायदा होने वाला है। आज मुल्क का मसला बेरोजगारी है, आज मुल्क का मसला यह है कि हमारी मईशत गिरती जा रही है, हमारे मुल्क में करप्शन बढ़ता जा रहा है, मुनज़्ज़म तौर पर नफरतें बढ़ाई जा रही हैं। तो इन मसाइल पर गौर करने के बजाय सिर्फ अपने वोट बैंक को बढ़ाने और बचाने के लिए और लोगों को गलतफहमी पैदा करने के लिए कोशिश की जा रही है। अगर यूसीसी बिल आया तो हम पूरी ताकत से उसकी मुखालफत करेंगे और हमें यकीन है कि इस मुल्क में जो हमारे दूसरे सेकुलर भाई हैं, हिंदू भाई और मुख्तलिफ अक़लियतों के लोग, वो भी इसमें हमारी हिदायत करेंगे। बस आखिरी सवाल है, इसके बाद क्योंकि हमारा अगला रिकमेंडेशंस, तो मैं उमरान रफी साहब से कहूँगा इस पर जवाब। देखिए, ये जो बात कही जा रही है कि करप्शन मिटाने के लिए, ये शफाफियत पैदा करने के लिए ये अमेंडमेंट किए जा रहे हैं, तो जहाँ तक बात शफाफियत पैदा करने की है या करप्शन मिटाने की है, इसमें तो हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि इससे पहले भी अमेंडमेंट हुए हैं, 2013 में हुआ, 2010 में हुआ। हमारा जो बुनियादी कहना है वो ये कि आप शफाफियत के नाम पर या करप्शन मिटाने के नाम पर मज़ीद मुश्किलात मत पैदा कीजिए और वक्फ जायदादों को हड़पने की राह हमवार मत कीजिए। ये हमारा बुनियादी स्टैंड है। अगर कोई आदमी बीमार हो तो उसका इलाज किया जाता है, उसको कब्रिस्तान नहीं पहुंचाया जाता है। तो गवर्नमेंट अगर बीमार के इलाज के नाम पर उसको कब्रिस्तान पहुंचाने की कोशिश कर रही है तो हमें ये मंजूर नहीं है। आप कोई जवाब करिए। आखिरी सवाल ये है कि ये वक्त अभी बिल जिस वक्त पार्लियामेंट में पेश किया गया, काफी अच्छी बहस रही, अपोजिशन ने बहुत अच्छे मुद्दे उठाए, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बैकफुट पर जाती हुई दिखाई दी, लेकिन आइन वक्त पे पहलगाम का मामला सामने आ गया और कहीं ना कहीं नैरेटिव पूरे मुल्क में चेंज होगा, बहस अलग मौजू पे चली गई। तो कहीं ये पूरी जो तहरीक चला रहे थे, वक्फ बोर्ड जो चला रहा था, उसको कहीं डाइवर्ट करने की कोशिश या इस तरह के क्या कुछ इसका इफेक्ट हो रहा है? और पहलगाम के मामले पर भी ऑल इंडिया पर्सनल बोर्ड अपना वालेकुम। देखिए, ये पहलगाम का वाक़या, अब ये जो वाक़या होने वाला था हुआ और उसमें बहुत दखल हमारी हुकूमत, 5 मिनट रुको। लेकिन उसकी वजह से ऐसा नहीं है कि हम लोगों की सोच तकसीम हो गई, उससे हट गई। ये एक अलग कानूनी मसला है, वो अमन व अमान का मसला है। हम पहलगाम वाले वाक़े की भरपूर मजम्मत भी करते हैं और वक्त कानून जो 2025 है उसको गवर्नमेंट वापस ले, इस पर हम पूरी कुव्वत के साथ इसका मुतालबा करें। मैं आप सबका आभारी हूँ कि आपने वक्त निकाला और प्रस्ताव कराए हैं। हम तमाम सहाबी हजरात का शुक्रिया अदा करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि जितने भी
वजाहतें और क्लैरिफिकेशन आप हजरात को दिए गए। आप हजरात यकीनन उनसे मुतमईन होंगे और आगे भी जो सवाल आते रहेंगे उनके जवाब बोर्ड की तरफ से, हमारी सिविल सोसाइटी की तरफ से, सबकी तरफ से दिए जाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। उसके तफसीलात से वाकिफ़ नहीं थे, वक्फ कानून क्या है, वक्फ का इतलाक़ किस पे होता है, क्या मस्जिदें भी वक्फ के तहत में आती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके ज़रिए से हमको मुसलमानों को एजुकेट करने का मौका भी मिल रहा है। तो हमारा मानना ये कि हमें यकीन है कि ये बिलाखिर ये कानून ख़त्म होगा, या तो अदालत से ख़त्म होगा या हुकूमत को वापस लेना पड़ेगा। ये हुकूमत नहीं लेगी, अगली हुकूमत लेगी। तो हमारी ये कोशिश चलती रहेगी, लेकिन हमें इसके साथ साथ मुसलमानों को एजुकेट करने और ख़ुद वक्फ बोर्ड के अंदर वक्फ को मेंटेन करने सिलसिले में जो करप्शन होता था उसको रोकने के हमको मौका मिलेगा इंशाअल्लाह। हम समझते हैं कि आइंदा वक्फ के इंतज़ाम इंसराम के अंदर भी मुसलमानों को बंदखल बढ़ेगा। कुछ दिन पहले वक्फ अमेंडमेंट बिल से पहले औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह इनके मुद्दे को भी कुछ हिंदू संगठनों की जानिब से उछाला गया था, जिसको लेकर ये कोशिश की गई थी कि मुस्लिम समाज में ये सोचा जा रहा था कि अब हमारे कब्रस्तान भी सेफ नहीं हैं। देखिए असल में औरंगज़ेब वाले, देखिए मैं महसूस करता हूँ कि ऐसे जितने मुद्दे उठाए जा रहे हैं उन मुद्दों का एक फ़ायदा ये है कि आप गलतफहमियाँ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। एक समुदाय उससे मुतासिर होता है, एक समुदाय के कुछ लोग उससे मुतासिर होते हैं, लेकिन उसी समुदाय में से कुछ लोग खड़े होते हैं जो पूरा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव सामने रखते हैं। मिसाल के तौर पे औरंगज़ेब के मामले को उठाकर देखिए आप, तो औरंगज़ेब पे सबसे पहले उड़ीसा के एक्स गवर्नर विश्वनाथ पांडे जी ने एक किताब लिखी थी और उस किताब में उन्होंने बताया था हिंदुस्तान के तकरीबन 100 बड़े मंदिरों को औरंगज़ेब ने जागीरें दी है। उसकी पूरी तफसील उन्होंने उसमें रखी है। अभी रिसेंटली इस वाक़े के बाद में रामपुरियानी के बहुत ज़्यादा वीडियो सामने आए हैं कि औरंगज़ेब का क्या कंट्रीब्यूशन है। हमारा कल वहाँ परसों प्रोग्राम था रामलीला मैदान के अंदर, सॉरी तारकोटा स्टेडियम के अंदर, वहाँ एक सरदार जी थे दया सिंह साहब, उन्होंने बहुत सारी तफसीलात रखी कि औरंगज़ेब ने क्या क्या एहसानात है इस मुल्क के ऊपर में। तो और दुनिया ये जानती है, हिंदुस्तान भी जानता है कि हिंदुस्तान का GDP सबसे ज़्यादा कहीं किसी पूरे तारीख में कहीं बड़ा हुआ था तो औरंगज़ेब के ज़माने में था। तो ये जितने चीज़ें लोग पैदा करते हैं उसके दूसरे फ़ायदे भी सामने आने लगते हैं जिन पर पर्दा पड़ा हुआ है। आज परभणी से क्या आह्वान करना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे जनता को? लेकिन परभणी से बहुत क्लियर मैसेज देना चाहेंगे कि ये गैर कानूनी गैर आइनी कानून मुसलमानों को मंजूर नहीं है। ये हुकूमत वापस ले या नहीं तो हम यानी इस कानून को जब तक वापस होता तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हमारे साथ मोहम्मद इलियास साहब है जो मेहनत कर रहे हैं डॉक्टर साहब, और मेहनत करने के बाद ये कोशिश कर रहे हैं कि देश भर के तमाम मुसलमानों में ही नहीं बल्कि हिंदू समाज के लोगों में भी जागृति निर्माण हो और मुस्लिम समाज पर जो अन्याय और अत्याचार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से किया जा रहा है ये पूरी तरह से क्लियर किया जाए। किस तरह से देखते हैं आप आज के इजलास को लेकर? यहाँ पर आप जो मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं और कौम और मिल्लत ही नहीं बल्कि हमारे देश के गैर मुस्लिम भाइयों को भी एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं और वक्फ की ज़मीन वक्फ को और मुस्लिमों को, ख़ास तौर से उन लोगों को जिनके हक़ ये है उनको वापस मिले, इस बात के लिए आप कोशिश कर रहे हैं। किस तरह से देखते हैं? नहीं, मैं समझता हूँ कि असल में देखिए ये बज़ाहिर तो एक शर है जो हुकूमत ने पैदा किया है, लेकिन इसके बहुत सारे ऐसे पहलू जिससे खैर हासिल हो रहा है वो हाजिर सामने आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर शायद पहली बार ऐसा हुआ है मुल्क की पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन पार्टी एक मुत्तहद होकर इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है। 2:30 बजे रात को वोटिंग हुई। आप समझते हैं कि लोग आखिर तक बैठे रहे, इसमें बोलते रहे, और जिनको हुकूमत ने डरा धमका कर मैनेज किया उनके एलाइज को, वही उनके साथ खड़े हुए। तो ये एक कामयाबी है। दूसरी कामयाबी ये है कि हमारे साथ हिंदुस्तान की सिविल सोसाइटी खड़ी हुई है, हमारे साथ हिंदू भाई खड़े हुए हैं, हमारे साथ ईसाई खड़े हुए हैं, हमारे साथ तो सिख खड़े हुए हैं। तो ये एक दूसरा पहलू है कि मुसलमानों के एक मसले में ये सब लोग हमारे साथ में आगे खड़े हो रहे हैं, जिस तरह इससे पहले CAA के आंदोलन में भी लोग साथ में आए थे। तीसरी बात हमको ये महसूस हो रही है कि वक्फ कानून के सिलसिले में लोग अब तक के जानते नहीं थे वक्फ कानून क्या है, मस्जिदें क्या है। हुकूमत ने भरम पैदा किया कि कोर्ट जिस्तिहाद यानी एक के बाद एक दूर होते जा रही है। तो देखिए वक्फ खुद मुसलमानों के अंदर भी ऐसे बहुत सारे लोग थे वक्फ के तफसीलात से वाकिफ नहीं थे। वक्फ कानून क्या है, वक्फ का इतलाक़ किस पे होता है, क्या मस्जिदें भी वक्फ के तहत में आती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके ज़रिए से हमको मुसलमानों को एजुकेट करने का मौका भी मिल रहा है। तो हमारा मानना ये कि हमें यकीन है कि ये बिलाखिर ये कानून ख़त्म होगा, या तो अदालत से ख़त्म होगा या हुकूमत को वापस लेना पड़ेगा। ये हुकूमत नहीं लेगी, अगली हुकूमत लेगी। तो हमारी ये कोशिश चलती रहेगी, लेकिन हमें इसके साथ साथ मुसलमानों को एजुकेट करने और ख़ुद वक्फ बोर्ड के अंदर वक्फ को मेंटेन के सिलसिले में जो करप्शन होता था उसको रोकने की हमको मौका मिलेगा इंशाअल्लाह। हम समझते हैं कि आइंदा वक्फ के इंतजाम इंसराम के अंदर भी मुसलमानों का बंदखल बढ़ेगा। कुछ दिन पहले वक्फ अमेंडमेंट बिल से पहले औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह इनके मुद्दे को भी कुछ हिंदू संगठनों की जानिब से उछाला गया था, जिसको लेकर ये कोशिश की गई थी कि मुस्लिम समाज में
ये सोचा जा रहा था कि अब हमारे कब्रिस्तान भी सेफ नहीं है। देखिए असल में औरंगजेब वाले, देखिए मैं महसूस करता हूँ कि ऐसे जितने मुद्दे उठाए जा रहे हैं उन मुद्दों का एक फायदा ये है कि आप गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। एक समुदाय उससे मुतासिर होता है, एक समुदाय के कुछ लोग उससे मुतासिर होते हैं, लेकिन उसी समुदाय में से कुछ लोग खड़े होते हैं जो पूरा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव सामने रखते हैं। मिसाल के तौर पर औरंगजेब के मामले को उठाकर देखिए आप, तो औरंगजेब पे सबसे पहले उड़ीसा के एक्स गवर्नर विश्वनाथ पांडे जी ने एक किताब लिखी थी और उस किताब में उन्होंने बताया था हिंदुस्तान के तकरीबन 100 बड़े मंदिरों को औरंगजेब ने जागीरें दी है। उसकी पूरी तफसील उन्होंने उसके अंदर रखी है। अभी रिसेंटली इस वाक़े के बाद में रामपुरियानी के बहुत ज़्यादा वीडियो सामने आए हैं कि औरंगजेब का क्या कंट्रीब्यूशन है। हमारा कल वहाँ परसों प्रोग्राम था रामलीला मैदान के अंदर, सॉरी तारकोटा स्टेडियम के अंदर, वहाँ एक सरदार जी थे दया सिंह साहब, उन्होंने बहुत सारी तफसीलात रखी कि औरंगजेब ने क्या क्या एहसानात है इस मुल्क के ऊपर में। तो और दुनिया ये जानती है, हिंदुस्तान भी जानता है कि हिंदुस्तान का जीडीपी सबसे ज़्यादा कहीं किसी पूरे तारीख में कहीं बड़ा हुआ था तो औरंगजेब के ज़माने में था। तो ये जितने चीज़ें लोग पैदा करते हैं उसके दूसरे फायदे भी सामने आने लगते हैं जिन पर पर्दा पड़ा हुआ था। आज परभनी से क्या आह्वान करना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए परभनी से बहुत क्लियर मैसेज देना चाहेंगे कि ये गैर कानूनी गैर आईनी कानून मुसलमानों को मंजूर नहीं है। ये हुकूमत वापस ले या नहीं तो हम यानी इस कानून को जब तक वापस नहीं होता तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। जिनको भी शिकायत है कि उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है या वफ़ के अधिकारी कोई गलत काम कर रहे हैं तो उन पर अदालत में कार्रवाई करनी चाहिए, केस करना चाहिए। अदालत मामला देखेगी और अगर वाकई उनकी बात सही है तो ऑफिसर्स को पनिश करेगी। हर डिपार्टमेंट में यही सिस्टम है, करप्शन तो हर डिपार्टमेंट में है और हर जगह ये सिस्टम मौजूद है, तो वो सिस्टम वक्फ बोर्ड में भी काम करेगा। उसकी वजह से पूरे वक्फ बोर्ड को ख़त्म करने का या उसके सिस्टम को ख़राब करने का कोई जवाज़ नहीं है ना। ये तो बातें कही जा रही हैं हुकूमत की तरफ से, ये बिल्कुल चीज़ों को डाइवर्ट करने की कोशिश है ना। अगर पुलिस ऑफिसर के खिलाफ शिकायत है तो पुलिस डिपार्टमेंट को ख़त्म नहीं किया जाएगा, बल्कि जिस ऑफिसर के खिलाफ शिकायत है उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो वक्फ ऑफिसर में भी किसी ने कोई गलत काम किया है, किसी के खिलाफ शिकायत है तो अदालत में केस कीजिए, उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। मुस्लिम समाज को किस तरह का आह्वान आप करना चाहेंगे आज यहाँ से? सिर्फ मुसलमान नहीं, हम तो सारे मुल्क के जितने बाशिंदे हैं सबको अपना भाई समझते हैं और समझते हैं कि मुल्क के सारे शहरी इंसाफ के मामले में वो एकजुट होकर काम करेंगे। तो ये मामला हमारे संविधान की मुखालिफत का मामला है, संविधान पर हमले का मामला है। तो मुसलमान भी और हमारे हिंदू, सिख, ईसाई सारे भाई सबको मिलकर इसके खिलाफ जद्दोजहद करनी चाहिए। हुकूमत को मजबूर करना चाहिए कि वो इस काले कानून को वापस ले। डॉक्टर साहब आप आ जाओ। डॉक्टर साहब, जो इजलास हुआ यहाँ पर वक्फ बोर्ड के बिल को जिस तरह से यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मंजूरी देने की कोशिश की और मुस्लिम समाज की जानिब से इसको विरोध किया गया, आपको क्या लगता है? वक्फ कायदा 2024 यामध्ये मुस्लिम समाजाच्या लोकांनीच विरोध केला असं नाही, अनेक लोकांचा विरोध देशभरामध्ये या कायद्याच्या विरोधात आहे। कारण हा सर्व धर्मियांच्या विरोधात संविधानावर घाला घालणारा कायदा हा आहे, संविधानाची छेडछाड करणारा हा कायदा आहे। ज्या वेळेस आपल्याला शेतकऱ्यांचा कायदा लागू केला तर तो शेतकऱ्यांचा कायदा देखील सरकारला मागे घ्यावा लागला। NRC आणि CCAचा कायदा जेव्हा आला तो सुद्धा सरकारला मागे घ्यावा लागला। तशाच पद्धतीनं हा पार्लमेंटमध्ये जरी हा कायदा पारित झाला तरी हा सरकारला कायदा मागे घ्यावा लागेल, याच्यामध्ये सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करेल अशी आपण अपेक्षा ठेवू। नसता सुप्रीम कोर्टने जर यामध्ये काही गोष्टी नाही केल्या तर तो जनरेट्याच्या मागे तो कायदा मागे होईल अशी अपेक्षा आहे। ये न्यूज खबर की हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फू सर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निज़ाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। परभनी शहर में अगर आपको एसी बिठाना है तो ऐसी शुरुआत में आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड सेल्स और सर्विस सेंटर, RR टावर, बस स्टैंड रोड, परभनी।
इसमें मोबाइल नंबर शेख फैजान साहब, इनका मोबाइल नंबर 8482852927, उसी के साथ सेकंड नंबर 7875849786, इन नंबर पर कॉल कीजिए और शेख फैजान साहब इन्हें आपके एसी की सर्विसिंग के लिए, और अगर आपको सेकंड एसी उसी के साथ में रेफ्रिजरेशन अगर आपको होना, तो ऐसी सूरत में आपने आर टावर यहाँ के कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर पर जरूर कांटेक्ट करें। याद रहे, एसी के बगैर कुछ नहीं। एसी है तो गर्मी में भी कूल है। अगर आपके घर में एसी लगा हुआ है और आपको अगर उसे रिपेयरिंग कराना है, तो ऐसी सूरत में शेख फैजान इन्हें कॉल कीजिए। और अगर आप कॉल नहीं कर सकते हैं, अगर आपको एड्रेस चाहिए, तो एड्रेस कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर, आर टावर, बस स्टैंड रोड पर बनी। याद रखिए, ये सर्विस आप लोगों के लिए स्पेशली, और आप लोगों के लिए अगर आप इस कॉल के जरिए से, अगर आप इस ऐड के जरिए से कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेंटर पर जाएंगे, तो आपको विशेष तौर से डिस्काउंट ऑफर भी दिया जाएगा। इस बात का खास तौर से ख्याल रखिए। कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर, आर टावर, बस स्टैंड रोड पर बनी। सेकंड एसी अगर आपको खरीदना है तो वाजबी दाम में और बहुत अच्छी क्वालिटी के सेकंड एसी, उसी के साथ में रेफ्रिजरेशन, आपको हर कंपनी के एसी और फ्रिज और रेफ्रिजरेशन मिलेंगे। याद रखिए, आप कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर पर एक बार जरूर आए। आर टावर, बस स्टैंड। शादी हो या एंगेजमेंट, छिला हो या जुमागी, मीटिंग हो या कुछ और, परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, फैसल फंक्शन हॉल, दरगाह रोड, फैसल कॉलोनी, जमीर पॉइंट, परभनी। बुकिंग शुरू है, जल्द ही संपर्क करें। सैयद मुजम्मिल, मोबाइल नंबर 8177941481, सेकेंड नंबर 9922855585। फैसल फंक्शन हॉल की खुसूसियत, 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए भरपूर पार्किंग व्यवस्था, लेडीज के लिए पर्दे का माकूल इंतजाम और सेपरेट कुशादा हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, सेपरेट वॉशरूम, लेडीज के लिए सेपरेट हॉल, माकूल पानी का इंतजाम, दरगाह से करीब, सबसे कम बजट में। विजिट जरूर कीजिए, आज ही बुकिंग करें। परभनी शहर के सूबेदार नगर में सैयद फंक्शन हॉल स्थित है, और सैयद फंक्शन हॉल में जिस तरह से यहाँ पर आप तमाम हजरात के लिए, और जिस तरह से सैयद फंक्शन हॉल में यहाँ पर शादी ब्याह के लिए, एंगेजमेंट के लिए, मीटिंग के लिए, और उसी के साथ में यहाँ पर रोज़ा इफ्तारी के लिए भी बहुत माकूल इंतजाम किया गया है। सैयद फंक्शन हॉल सिर्फ नाम ही काफ़ी है। सैयद फंक्शन हॉल में स्क्रीन पर जो नंबर दिया है, ये नंबर यहाँ पर बुकिंग के लिए दिया गया है। यूसुफ भाई इनका ये नंबर है, और दोनों भी नंबर जो स्क्रीन पर बताए जा रहे हैं, ये दोनों भी नंबर सैयद फंक्शन हॉल के लिए बुकिंग के लिए है। अगर आपको किसी फंक्शन में जाना है, तो ऐसी सूरत में सैयद फंक्शन हॉल में आप लोगों के लिए ठहरने का भी इंतजाम किया गया है। और सैयद फंक्शन हॉल सिर्फ नाम ही काफी है। सैयद फंक्शन हॉल परभनी शहर के सूबेदार नगर में स्थित है। सैयद फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर फ्रेश होने के लिए भी इंतजाम किया गया है, और आप अगर ठहरना चाहते हैं, लॉज से बेहतर अगर आपको कहीं इंतजाम है, तो सैयद फंक्शन हॉल में ये पूरा इंतजाम आप तमाम हजरात के लिए किया गया है। स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर शादी के लिए, एंगेजमेंट के लिए, छिल्ले के लिए अगर आपको सैयद फंक्शन हॉल चाहिए, तो स्क्रीन पर यूसुफ भाई के नंबर दिए गए हैं, और जिन नंबरों को हमने स्क्रीन पर लगाया है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं सैयद फंक्शन हॉल में बुकिंग के लिए। और सैयद फंक्शन हॉल हमेशा आपकी सेवा में उपलब्ध है। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल बुकिंग यहाँ पर शुरू है। शादी ब्याह और उसी के साथ में छिल्ला छट्टी, और साथ ही यहाँ पर किसी भी तरह के प्रोग्राम, रस्म, एंगेजमेंट के लिए आपके लिए अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में मूलभूत सुविधा अवेलेबल है। अब अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल परभनी शहर के कवड़गांव रेलवे गेट से नीचे, यहाँ पर जिस तरह से अलीबाग नगर के करीब ही यहाँ पर ये फंक्शन हॉल अवेलेबल है। और अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर मूलभूत सुविधा अवेलेबल है, लेडीज के लिए यहाँ पर अलग से हॉल, सेपरेट हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, उसी के साथ में बच्चों के खेलने के लिए सामने गार्डन, और स्पेशली पार्किंग के लिए माकूल जगह। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अगर आपको शादी करना है, आप अपने बच्चों की शादी अगर करवाना चाहते हैं, अगर आपको बच्चों का एंगेजमेंट कराना है, बच्चों का अगर छिल्ले का प्रोग्राम है या मीटिंग है, तो ऐसी सूरत में परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम है, अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल, जाहिद खान। इनसे आप राब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर
दोनों भी कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं, अगर आपके घर में शादी है, अगर आपके घर में चिल्ला है, तो ऐसी सूरत में आप अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अपने प्रोग्राम की बुकिंग कर सकते हैं और बुकिंग के लिए स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। मिर्जा मेस, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी।